नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए आपको सीधा जयपुर लग के चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। किस प्रकार से सार्वजनिक स्थान पर हम लोगों ने आईसी किया है, तंबाकू लोगों को प्रेरित किया आईसी करके कि हम किस, और ये जो 9 सूचकांक के बारे में हमारे जो स्कूल के अभी कलेक्टर साहब ने जो बताया वो सब इसमें मेंशन है सर। ये 9 सूचकांक है सर। तंबाकू उत्पादन सेवन में कमी के कारगर उपाय है कि डेयरी तंबाकू उत्पादों विक्रय पर प्रतिबंध हो। तंबाकू विक्रेताओं के द्वारा 18 वर्ष की कम आयु के अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे के नियम हो। और ये जो 85% विजुअल हो, जो भी है हजार जो दिखाए जाते हैं वो 85% जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है तंबाकू उत्पादों पे, उस पर ये स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी होनी चाहिए सर। ये आ गया बस पूरा? हाँ हो गया? नहीं, मैं एक बार बोलूँगा ना यार। माननीय, कई बार हम राज्य की जो लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कि हम ऐसे राज्य में निवास करते हैं जिस राज्य के मुखिया की सोच और दिव्य दृष्टि दूरगामी हो, जहाँ के चिकित्सा मंत्री, लोकप्रिय और संवेदनशील चिकित्सा मंत्री दिन रात राज्य की आम आवाम के लिए मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन की बिना परवाह किए लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा सर कि आपके द्वारा जो भी काम किया जाता है वो राज्य के हित के लिए किया जाता है। और आपने पूर्व में भी जब बजट पेश किया था पहली बार इस सरकार का, तब आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता के तौर पर प्रथम स्थान पर रखा था सर। और 18 दिसंबर 2019 को आपने राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान का आगाज करते हुए नशा मुक्ति को और तंबाकू मुक्त राजस्थान का एक सपना, एक नारा दिया था सर। आपने तंबाकू मुक्त राजस्थान और एक स्वस्थ और उन्नत राजस्थान, वो नारा दिया था सर आपने। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आपने आगे चल के आपकी दिव्य दृष्टि और दूरगामी सोच की वजह से राज्य में मूलभूत संरचनाओं का विकास हुआ सर। धीरे धीरे जब प्रारंभिक तौर पे कोविड-19 का एक केस आया था हमारे राज्य में, तब हमारे किसी प्रकार की कोई लैब नहीं थी सर। और आपके प्रयासों से वर्तमान में राज्य में 68 लैब है जो RT-PCR के द्वारा टेस्ट करती है सर। सर मेरा यही निवेदन है सर, आप इसी प्रकार से राज्य में काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि सर आपके सपनों का राजस्थान, एक स्वस्थ और उन्नत राजस्थान का निर्माण होगा। मैं चिकित्सा परिवार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा किया गया हर कर्म में हमारे चिकित्सा परिवार का हर सदस्य कदम कदम पर आपके साथ होगा और एक स्वस्थ और उन्नत राजस्थान का निर्माण होगा सर। और आपके द्वारा ये किया कर्म यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा सर, युग और युगांतर तक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा सर। जय हिंद सर। सर, हमारे विभाग के ऊर्जावान मंत्री महोदय जितने एक्टिव रहते हैं आपके ध्यान में है सर। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को माननीय मंत्री महोदय ने सूर्योदय देश के ऊपर जन जागरण अभियान राजस्थान में शुरू किया, जिसकी आगाज माननीय मंत्री महोदय ने जोधपुर से की और उसके अंदर 1,13,00,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर। उसकी तारीफ भारत सरकार ने नहीं बल्कि विश्व में सर उसकी तारीफ हुई। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर एकमात्र राजस्थान सरकार ऐसी थी जिसमें उसको सम्मानित किया गया। और साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने आपके जो 2019 में नो टोबैको डे के ऊपर बिरला ऑडिटोरियम में निर्देश दिए गए थे, आपने मीटिंग में निर्देश दिए थे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को, ऊर्जावान मंत्री महोदय को, तंबाकू पे बैन के लिए, ई सिगरेट पे बैन के लिए माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान को उस जो आपके निर्देश थे उसके अनुरूप मेडिकल डिपार्टमेंट को निर्देशित किया। ई सिगरेट सर, राजस्थान में ई सिगरेट ऐसा राज्य था जिसकी शुरुआत आपके निर्देशों से मंत्री महोदय ने की। उसके पश्चात भारत सरकार ने सर उसका अनुसरण किया। इसी तरह हुक्का बार के अंदर भी सर आपके निर्देशों की अनुपालना में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने ऐसा एक्ट लेके आए जिसकी सराहनीय पूरे भारतवर्ष में हुई। साथ ही माननीय मंत्री महोदय राजस्थान यूनिवर्सिटी के लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहे हैं।
युवाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने नववर्ष का एक कार्यक्रम राजस्थान में स्टार्ट किया। दारू नहीं दूध के साथ करें नववर्ष की शुरुआत अभियान। सर, इस अभियान तो इतने लोग जुड़े, ये बहुत राजस्थान में पॉपुलर हुआ। हर गांव के अंदर, हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर एसडीएम हेडक्वार्टर पे, जिला स्तर पे लोगों ने कैंप लगाए और दारू का वितरण का विरोध किया। साथ ही दूध के वितरण के साथ नए साल का शुभारंभ किया। माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों से राजस्थान निरोगी राजस्थान के अंदर कंपोनेंट नशा मुक्त के अंदर अग्रणी रहा है। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री महोदय के मोटिवेशनल स्पीच से जो हमारे ग्रास रूट पे काम कर रही है एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, वो निश्चित रूप से उनके मोटिवेशनल स्पीच में दिए गए निर्देशों को अक्षरतः ग्रास रूट पे पालन करेगी। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित इस सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, बीसी से जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चिकित्सकगण, स्वास्थ्य मित्रगण, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मैं बहुत स्वागत करता हूं। दुनिया भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम मनाते हैं और इसका पर्पज भी यही है कि किस तरह से तंबाकू के सेवन का जो प्रसार है उसको रोका जाए, इसके दुष्परिणामों के बारे में आम आदमी को जागरूक किया जाए। लगभग दुनिया भर में जो एक सर्वे है, 70 लाख लोग तंबाकू सेवन से उनकी मृत्यु होती है। ये तंबाकू निषेध दिवस 1987 से शुरू हुआ WHO के द्वारा। आज हमारी चिंता का विषय यह है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे वो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, खुद के शरीर को तो खराब करते ही करते हैं, गंभीर बीमारियों को भी आमंत्रण देते हैं, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। और हमारे चाहे स्कूल ले लो, अस्पताल ले लो, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, वहां जो पीक फूकने का प्रचलन चला है, हर जगह हमें गंदगी का आलम, तो ये स्वच्छता के लिए भी बहुत ही गलत चीज है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कोशिशें की हमने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र आया था, उसमें हमने ये कहा था कि युवाओं की जो नशे की लत है इसको रोकने के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठाएगी। और उसी लिए अभी बताया जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसके विक्रय, भंडारण और विज्ञापन 30 मई को 2000। तो आपको बता दें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है आज और उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वर्चुअल तरीके से तमाम लोगों से यहां पर बातचीत की जा रही थी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की ओर खबरों का रुख करते हैं। एक और जहां पर सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस को कम करने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगी हुई है, तो वहीं पर दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे सरकार के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जी हां, रेनवाल के पेट्रोल पंप फाटक के सामने स्थित शराब की दुकान के ठेकेदार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस पेट्रोल पंप के पास में एक वक्त में एक ट्रैफिक हवलदार मौजूद रहता है, उसकी मौजूदगी में भी खुलेआम शराब बिक रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम यहां पर शराब बेची जा रही है। जहां एक और आमजन की चाहने की वस्तुएं 2 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से दुकानों में बंद है, वहीं पर शराब के ठेकेदार मनमर्जी करते हुए पुलिस की मौजूदगी में शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता को आरोपियों द्वारा डराने धमकाने का मामला सामने आया है। समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य सुनीता सैनी ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर पूरी घटना की जानकारी यहां पर प्राप्त करी है। साथ ही पीड़िता के घर से ही
दौसा पुलिस अधीक्षक और बांदीकुई थाना अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सुनीता सैनी ने बताया है कि पीड़िता को जानमाल का खतरा है। आरोपियों द्वारा उसे धमकाया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए उन्हें पहले से ही सुरक्षा प्रदान की जाए। कोरोना महामारी का असर और उस पर लॉकडाउन से बंद हुए कारोबार से हर कोई परेशान है। इसकी मार सबसे ज्यादा उन छोटे व्यापारियों पर पड़ रही है जो फूलों का व्यवसाय कर रहे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर के पास में जनता बाजार में लगने वाली फूल मंडी के व्यापारी अपना उत्पाद 2-3 रुपए किलो बेचने के लिए अब मजबूर हैं। फिर भी उन्हें ग्राहक यहां पर नहीं मिल रहे। पिछले 1 साल से कोरोना का जीवन पर हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है, चाहे व्यापार वाणिज्य हो या किराना की दुकान है, सारा जो है व्यापार एक तरह से ठप पड़ा है। और जब कोरोना काल के दौरान मंदिर या वो जो धार्मिक स्थल बंद है, धार्मिक स्थलों में अधिकतर जो है कि फूलों की जो मालाएं जो है प्रभु के चरणों में चढ़ाई जाती है। लिहाजा मंदिरों के बंद होने से मैं फूल मंडी में खड़ा हूँ और फूल मंडी में लोगों के सामने आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है फूलों की विभिन्न वैरायटीज है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। कारण यह है कि मंदिरों में बंद होने के कारण से ये जो है फूल यहाँ पर मंडी में बहुत सस्ती दरों पे 5 रुपए किलो से लेकर के 20 रुपए किलो तक। अब गुलाब के फूलों की अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपए किलो और बाकी के जो फूल है वे 5-5 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। खरीदार इनको नहीं मिल रहा है। लिहाजा कोरोना का जो असर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई गया। फूल मंडी में जो बेचने वाले विक्रेता है वे बहुत हैरान और परेशान है। इनका भी यही कहना और मानना है कि इन फूलों की बिक्री नहीं होने के कारण से उनका जो व्यापार है, उद्योग और जो व्यवसाय की बात करें फूलों की, वो लगभग ठप सा पड़ा। पिछले 1 साल से जब मंदिरों में या धार्मिक स्थल बंद होने के कारण वहां पर इनका उठाव फूलों का नहीं होने के कारण से ये जो व्यापारी है, जो व्यवसाय कर रहे हैं फूलों का, वे काफ़ी तकलीफ में। किस तरह से देखते हैं कि कोरोना ने आपकी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया है, व्यवसाय को जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि मंदिर बंद होने के कारण से जो फूलों की मालाएं वहाँ पे प्रभु के चरणों में चढ़ाई जाती है वो नहीं के बराबर होने से किस तरह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बोलो। आज ये हमारे फूलों नहीं बिक रहे, मंदिर नहीं खुलने की वजह से ये हमारे वो गुलाब नहीं बिक रही है। ये 10 रुपए किलो बिक रहा है। ये गुच्छे वाली बिकते हैं, ये 5 रुपए 10 रुपए बिक रही है। हमारे किसानों का बहुत बुरा हाल है, किसानों को छोड़ करके ऐसे, क्योंकि जब तक मंदिर नहीं खुलेंगे, सावे बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए तो हमारे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। साहसू नहीं समझ रहे हैं किसानों के, क्योंकि फूलों का तो भाव नहीं है। वहाँ से आते थे, किराया भी नहीं लेके जाते बेचारे। चाय पानी का से किराए का भी वसूल नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत हो रही है यहाँ साहब। अभी किसानों की तो ये हाल है कि यहाँ किसानों को किराया भी नहीं आ रहा। तुड़ाई उड़ाई के पैसे तो दूर, यहाँ किराया मुश्किल से आ रहा है। किसान बहुत परेशान है 1.5-2 महीने से। किसान परेशान है। फूलों का ये बहुत 1-1 रुपये 2-2 रुपये बिक रहे हैं। पंडितों का है, ये परचूनी की दुकानें हैं, सारा और दुकानें सारे ये बिक रहे हैं। इन्हों पैसे सारा आलू प्याज का है और सारे सब बेकार हो रहे। फूल और जो व्यवसाय है वह कमर्शियल प्रोडक्ट में आती है, कमर्शियल उपज के रूप में आती है। और जब किसानों के लिए अगर बात करें तो किसानों की उपज या आय को दुगुनी करने का हम जो एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, कोरोना ने उनकी उम्मीदों पर जो है बुरी तरह से प्रभावित किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों का जो भाव है वो 1 रुपये 2 रुपये किलो, और वो भी खरीदार नहीं मिलने के कारण से ये लोग जो व्यापारी यहाँ पर फूल बेचते हैं ये बहुत दुखी है, हैरान है और परेशान। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो कोरोना का अनलॉक होगा और फिर से अगर मंदिर खुलने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी जो है दुकानें भी चलेगी, व्यवसाय भी ठीक होगा। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार महामारी मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इसको लेकर सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर और भी घेरा। आखिर क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, चलिए सुनते हैं। देश और दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ और हो, तो वो तो किसी का दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो रिस्पांस उसमें होता है, अभी सेकेंड वेव जब आई है और लाखों की तादाद में परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ खोया है, लोगों की जानें गई हैं और व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि लोग बिलख बिलख कर अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, हर चीज़ की कमी हो गई थी। 7 साल पूरे होने के बाद मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बंदोबस्त, जो इंतजाम करने चाहिए थे पिछले 6 महीने में कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं, चाहे दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। और इतने बड़े देश को इतना संकट का सामना करना पड़ा। पूरे राज्य में, देश में कोई ऐसा मकान नहीं बचा जहां लोग संक्रमित ना हो। तो 7 साल पूरे होने के साथ साथ मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये हर मोर्चे पर फेल रही है सरकार केंद्र की। कम से कम कोरोना के मामले में तो बहुत पहले से विपक्ष के लोगों से आप बात नहीं करें, साइंटिस्ट की आप बात सुने नहीं, जो एक्सपर्ट्स उनकी बात सुने नहीं, और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बहुत बड़ी विजय आपने प्राप्त कर ली है। और ठीक उल्टा हुआ, भारत में आज एक ऐसा उदाहरण स्थापित हो गया कि लापरवाही, मिसमैनेजमेंट और एक तरह से आंख और मुंह फिरने वाला जो एक नेतृत्व होता है, उसका उदाहरण आज सामने हमारे प्रस्तुत हुआ है कि ये वास्तविकता छुपती नहीं है। आप कितना भी इश्तिहार दे दें या भाषण दे दें, लेकिन जो नुकसान हानि देश को, समाज को, इस मुल्क के लोगों को हुई है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आंकड़े ऐसे हैं कि सबके सामने हैं। आप सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं वो अलग है, लेकिन हकीकत क्या जनता जानती है। जो भयानक दृश्य हमने देखे हैं, नदी में लाशें बह रही हैं, उसके तट पर लोगों को दफनाया जा रहा है, उनके कफन चोरी किए जा रहे हैं, एक लाश को हमने देखा वो पुल से उसको फेंका जा रहा है। इस प्रकार के अमानवीय दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अंततः ये किसकी जिम्मेदारी है? जैसलमेर के पोकरण कस्बे में 6 किलोमीटर दूर साकड़ा फांटा के पास में रविवार रात को 40 से 50 लोगों ने कंपनी के कैंपस में घुसकर हमला और मारपीट शुरू कर दी। हमले में सुरक्षा कर्मियों सहित 4 लोग घायल हो गए। उन्हें पोकरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 को गंभीर हालत की वजह से जोधपुर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। सिक्योरिटी के अंदर ऑपरेशन में और मैं अभी विजिट के लिए पोखरण आया हुआ था। मेरी साइड पर जो मेरा पोखरण में फायर यार्ड है, उस फायर यार्ड में 40 से 50 लोगों ने हमला किया। मेरे 4 गार्ड वहाँ मौके में मौजूद थे। उनके साथ भयंकर मारपीट हुई, जिसमें से 2 आदमियों को जोधपुर रेफर किया डॉक्टर ने। 2 आदमी और घायल है और जो वहाँ का जमीन ओनर है बाबू भाई मिस्त्री, वो भी फुल घायल है। और मुझे जैसे सूचना मिली मैं साइड पर गया हूँ, साइड से वापस मैं हॉस्पिटल आया हूँ, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अभी देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उभरा भी नहीं है और तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन ने तो तीसरे लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। साथ ही समाज सेवियों ने भी इस लहर की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में तीसरी लहर की लड़ाई की तैयारी में जोधपुर के 4 युवा सामने आए हैं। इन युवाओं ने मिलकर निःशुल्क चाइल्ड कोविड सेंटर की शुरुआत करी है। आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर ही पड़ने वाला है। ऐसे में ये चाइल्ड कोविड सेंटर एक वरदान साबित होगा। को देखते हुए हमारा भारत आज पूरी एक तरह से फर्स्ट और सेकंड लहर से जूझ चुका है कि उसमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी समस्या को देखते हुए एसएनडी स्कूल और लाल मोहन जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के सहयोग से और हमारे 4 युवाओं के सहयोग से हमने एक निश्चय किया कि थर्ड लेयर जब आए और वो बच्चों को संक्रमित करेगी
तो उससे पहले हमारे को कुछ ऐसी तैयारी करके समाज को एक ऐसा उदाहरण पेश करें और ऐसी सुविधा दें जिससे उस बीमारी से निजात पाने के लिए काफ़ी समस्याओं का हल हो सके। तभी हमारे मित्र महेंद्र जी गुजर, रविंदर जी रवि ने ये निश्चय किया कि हम एक ऐसा क्यों न वार्ड बनाएं जिससे बच्चों को सुविधा मिल सके। तब एशियंट स्कूल में लालमुन जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हमने लगभग 30 बेड का एक कोविड चाइल्ड सेंटर बनाया है, जिसमें तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, वातानुकूलित बेड वगैरह जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई पर बराबर हो, खाना पानी, म्यूजिक सिस्टम आदि कई सेवाएं हैं जो उस कोविड सेंटर के अंदर सुचारू की जाएगी। ये कोविड सेंटर है जो सीकर जिले के खंडेला कस्बे की सब्जी मंडी में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन लागू होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक भी कोरोना से बेखौफ होकर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। नगर पालिका की नाक के नीचे लगने वाले सब्जी और साथ ही फ्रूट मार्केट में अच्छी खासी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन ना तो पालिका प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की ओर से वाहन चालकों के ही चालान काटकर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे लोग बेखौफ होकर भीड़ का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से अचानक दाल दलहन व्यापारियों से हर सप्ताह दाल मिलों में दाल के स्टॉक की जानकारी मांगी गई है, जिससे कि दाल का व्यवसाय करने वालों में काफी आक्रोश है। उनका यह कहना है इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में जब कोरोना का फैलाव ज्यादा है, लॉकडाउन है, इस तरह की जानकारी देना संभव नहीं, क्योंकि राज्य में कोरोना गाइडलाइन की पालना में ना तो पूरे कर्मचारी काम कर रहे हैं और ना ही व्यापारी पूरे वक्त में कार्यस्थल पर मौजूद रहते हैं। देश में अभी दालों की भी आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं है। ऐसे वक्त में इस तरह का आदेश लागू करना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। क्या है कि प्रति सप्ताह अपने स्टॉक का विवरण दो। अब वर्तमान में जो कोरोना काल की स्थिति चल रही है, सरकार स्वयं समझती है कि लॉकडाउन में कितनी मर्यादाएं हैं हमारे लिए। न हमारे पूरे जो कर्मचारी है वो कार्यस्थल पे पहुंच रहे हैं, न व्यापारी अपना पूरा समय दे पा रहा है कार्यस्थल पे। ऐसी स्थिति में प्रति सप्ताह स्टॉक का विवरण देना व्यापारी के लिए कहां तक संभव होगा। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े जुलाराज के सावलियाजी चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मी के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर अब निलंबित नर्सिंग कर्मी मुकेश कुमार शर्मा के समर्थन में चित्तौड़गढ़ के कई अग्रिम संगठन और समाज सेवी भी आने लगे हैं। इसी कड़ी में सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को नर्सिंग कर्मी को फिर से बहाल करने की मांग की। वैष्णव है, उन्होंने नर्सिंग कर्मचारी मेल नर्सिंग कर्मचारी मुकेश जी खंडेलवाल को निलंबन कर दिया, जबकि इस कोविड वैश्विक महामारी के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है और सभी पूरे समाज वर्ग, सभी अन्य वर्ग भी उनके साथ में खड़े हैं और उन्होंने सभी उनकी सराहना की। सोशल मीडिया के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि कितने लोग उनके साथ हैं। फिर भी पीएमओ की आए दिन शिकायतें हैं, बहुत पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण 1.5 साल से मंदिर बंद रहने बीकानेर जिले के पुजारियों पंडितों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हालांकि कई मंदिरों में ऑनलाइन सेवाएं जरूर रखी गई है, लेकिन मंदिरों में चढ़ावा ना के बराबर है। ऐसे में पुजारी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। बीकानेर के बड़े मंदिरों की अगर हम बात करें तो देशनौ करनी माता मंदिर, बीकानेर शहर के नगर सेठ के नाम से विख्यात लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर पूरी तरीके से सूने दिखाई देते हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने बीकानेर के अति प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर वो पहुंचे और जहां पर उन्होंने जायजा लिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।